Good evening, friends. It's a late night. Sorry, guys, I didn't get a chance to, post the videos and upload the videos on the weekends. We had some guest. So today I'm going to discuss about. I think you all are waiting for my BTST opinions, right? I know very well about it. Okay, so I'm going to give BTST opinions in this video definitely. So stay tuned and see the whole videos, and you will get the benefit definitely. Okay, so let's start. Today's video, like what we are going to discuss. Thumbnail you have seen. आपने देखा है थंबनेल में मैंने क्या लिखा है? इंडियन स्टॉक मार्केट ने इतिहास रचा। तो क्या मायने हैं मेरे ये थंबनेल के? यू नो क्या मैंने ये थंबनेल ऐसे ही लगाया है? तो इस थंबनेल के मायने ये है, देखो दोस्तों, आपने ये सुना होगा कई कई बार। आप टीवी ऑन करते हैं, क्या रिसेशन आने वाला है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा, मैंने अपनी वीडियो क्यों खोल रखी दोस्तों? मैंने आपको बोला है कि कोई रिसेशन नहीं आने वाला है, किसी तरह का कोई रिसेशन नहीं आने वाला है। मैंने निफ्टी में ब्लास्ट के लिए बोला है, निफ्टी में ये वाला आप मेरा देखिए वीडियो, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई सा वीडियो देखिए, मैंने उसमें बोला कि निफ्टी में ब्लास्ट होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है कि मूर्ख बनाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और मूर्ख बनने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। ठीक है ना? तो अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो मैंने पहले भी बोला था, और अब ये जो मेरा थंबनेल है मैं जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि आप अखबार उठा के देखो कि ईयर एंड में रिसेशन आने वाला है, इसी क्वार्टर में रिसेशन आने वाला है। आप ब्रोकर की बोलो, इसी में रिसेशन आने वाला है। हैं? यहाँ लोग रिसेशन की बातें कर रहे हैं, एनालिस्ट। ठीक है ना? ना जाने कौन कौन से मूडी वूडी, न जाने कौन कौन से दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे धमाल हो रहा है। कल जो मार्केट खुलने वाला ना दोस्तों, आपके चेहरों पे जो ये ऐसी वाली स्माइल आ जाएगी। यू नो स्माइल नहीं आएगी, मुझे लगता है कि बहुत ज़ोर की हंसी आएगी। उन लोगों पे जो लोग बड़े बड़े ब्रोकर और बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं। ठीक है ना? और मुझे अपने आप पे प्राउड होगा कि मैंने आपको एक सही कॉल दी थी, और अपने एनालिसिस पे कॉल दी थी, और मेरा जो एनालिसिस है वो सब पे भारी है। एक अजय सब पे भारी। तो काफ़ी सारी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे लगता है कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देंगे तो अप टू 100% रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम लर्निंग भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो क्या लर्निंग रही हमारी, ठीक है ना, और मैंने क्यों टारगेट्स दिए थे। दोस्तों, जो मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था, अभी क्या मैं ऐसे बैठे बैठे, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैंने ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं कुछ निफ्टी के ऐसा टारगेट दे देता हूँ? नहीं ना। तो दोस्तों, मेरी निफ्टी के टारगेट मेरा एनालिसिस है। ये जो वीडियोज़ देख रहे हैं आप इतने सारे, ठीक है ना, ये भी मैंने एनालिसिस करके बनाए, इन्हीं सबको यूज़ करके, इन्हीं सारे वीडियो को यूज़ करके ये मैं जो ये BTST और आपको जो ये दे रहा हूँ, ये सब उसी की वजह से है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, कल बात करते हैं कि कल निफ्टी का क्या रहेगा। निफ्टी क्या रहेगा? निफ्टी में एक विस्फोट होगा। ठीक है ना? और एक्सप्लोजन होगा। न्यूक्लियर न्यूक्लियर आई वुड से लाइक न्यूक्लियर इन्फ्यूज़न होगा। ठीक है ना? इतना ब्लास्ट होगा कि जो बियर मार्केट वाले लोग हैं, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो कल बहुत तबाही होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट किया है। और देखो मार्केट, दोस्तों समझिए, हमेशा मार्केट को अगर आप बुल फेस समझ के इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ज़िंदगी में बड़े खुश रहेंगे। अब बुल मेज में क्या होता है, क्योंकि आपने ये भी सुना है कि मार्केट शॉर्टर्स का है। शॉर्टर्स का मार्केट किन लोगों के लिए होता है? उन लोगों के लिए होता है जो डेली का करते हैं, उन लोगों का मार्केट डेफिनेटली होता है। उन लोगों के लिए बाइंग नहीं, शॉर्टिंग ज़्यादा मैटर करती है। बट अगर आप बाइंग कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई रोक नहीं सकता आपको। मैं क्या, इतिहास इतिहास देख लो उठा के यार। ठीक है ना? कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये है कि किसी को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, किसी को कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना? ये होगा। तो कल निफ्टी धमाल मचाने वाला है। कल के जो ज़बरदस्त शेयर होंगे, जो मेरे टॉप 10 के शेयर्स हैं, मैं टॉप 10 तो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, जो मेरी टॉप पिक्स हैं, ठीक है ना, मैं उनके शेयर्स बता देता हूँ। कल जो धमाल करने वाला है वो हमारा होगा एशियन पेंट, HDFC बैंक, ठीक है ना, और आपका रहेगा ये इंडिगो। ये जो 3 स्टॉक है, तिकड़ी है। ठीक है ना? ये बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। खुदा ना खास्ता अगर ये ज़बरदस्त नहीं रही तो कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि पंटर देखो लोग हर जगह पे है। जहाँ हम लोग ये मान के चले कि 10% का पक्का तय है, वहाँ पे पंटर लोग आ जाते हैं। ठीक है ना? तो एक दिन में वो ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो कल के हमारे जो स्टार्स रहेंगे, जिस पे मेरी नज़र रहेगी, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बट मेरी नज़र रहेगी, वो है एशियन पेंट, एंड आपका बजाज फाइनेंस भी इंक्लूड कर लो, HDFC बैंक भी इंक्लूड कर लो, और या तो ये सारे जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो बहुत रहेंगे।
और कल जो मैंने BTST है वो मैंने दोस्तों मैंने सैटरडे को ओपिनियन दिया था, मैं सॉरी फ्राइडे को मैंने एक वीडियो बनाया था, या अगर या वीडियो देखिए मेरा, ठीक है ना। तो इस फ्राइडे की वीडियो में मैंने सारे जो भी BTST के गाइस दिस इज अजय, BTST के मैंने सारे उसमें ओपिनियंस वगैरह दिए, तो वो वीडियो जाके देखिए, पूरा देखिए। अब हम आते हैं कि लर्निंग के लिए मेरे, आपने ये 2 एपिसोड देखे होंगे, स्टॉक मार्केट ये एपिसोड नंबर 1 इधर है हमारा, ठीक है ना, ठीक है, ये एपिसोड नंबर 1, ये एपिसोड नंबर 2, ये एपिसोड नंबर, देखिए ये एपिसोड नंबर 2, ठीक है ना। तो ये 2 एपिसोड बनाए हैं, अब इसी को मैं कंटिन्यू करके तीसरा एपिसोड बनाया जा रहा हूँ। इसमें हम स्ट्रैटेजीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। यूजुअली मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मुझसे BTST के बारे में पूछते हैं, तो मैं BTST का कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देने वाला हूँ। हालांकि मेरा एक इरादा था कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा BTST के लिए, जो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं बनाऊँगा वीडियो, डेफिनेटली बनाऊँगा, लेकिन आज नहीं बना पाऊँगा। तो आज मैं कुछ स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, सबकी एक एक हाइडलाइन दे देता हूँ कि देखिए, जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो उनमें आपकी क्या मानसिकता रहनी चाहिए और आपका क्या एनालिसिस रहना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म में आप जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसको काफ़ी लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और लोग करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं चलता है। शॉर्ट टर्म में क्या चलता है, शॉर्ट टर्म में चलता है आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड क्या दिखा रहा है स्टॉक का, इट डजेंट मैटर कि वो स्टॉक इसका कोई मतलब नहीं है कि वो स्टॉक रियल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तभी ऊपर बढ़े, ट्रेंड की वजह से भी ऊपर बढ़ सकता है। रेन इंडस्ट्री ट्रेंड में था, बिना बात के बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ ट्रेंड चलता है वहाँ शॉर्ट टर्म में, और कुछ एक स्टॉक होते हैं जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें ट्रेंड भी अच्छा होता है, और वही स्टॉक्स मैं लगाता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा आता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कि आप उस स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टमेंट ना करें जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में अगर आपने उसमें किया तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो 20% चला गया तो उनका रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एशियन पेंट देखो इतना नीचे गया, लेकिन वापस से वो रिवाइव करके 3000 पे आ गया है, और कल ये 3000 क्रॉस करने वाला है एशियन पेंट, राइट। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब मैं कमिंग टू द पॉइंट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि मैन देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट से ही कंपनी चलती है। टेक्निकल जो लोग होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट कि उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, उनका CEO अच्छा है, जो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो किस तरह के डिसीज़न लेते हैं, और इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है दोस्तों, आप पूछेंगे कहाँ से मिलेगा, तो आपको इन्वेस्टर की जो इनके प्रेस रिलीज़ होते हैं उसमें पूरी डिटेल्स होती है दोस्तों, कि क्या इनका मैनेजमेंट का क्या डिसीजन रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या डिसीजन रहा, सब कुछ डिटेल आपको वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्शन में मिल जाती है। NSE पे जाइए, कॉर्पोरेट सेक्शन में जाइए, अगर उसके बाद भी नहीं मिलती तो उनके इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन की बात नहीं है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब आपका आता है कि इंट्राडे, काफ़ी लोग मुझे इंट्राडे के बारे में पूछते, मानते नहीं हैं, मेरे मना करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, जिनको करना वो करते ही हैं। तो फिर भी मुझसे पूछते हैं सर आप तो मुझे बता दीजिए कि इंट्राडे में करते कैसे हैं, आप अपना ज्ञान दे दीजिए। तो मैं चलो अपना ज्ञान दे देता हूँ यहाँ इंट्राडे के बारे में भी। देखिए दोस्तों, जो इंट्राडे का है वो इंट्राडे में क्या है कि आप सबसे पहले ना, जो आपका एसएल है उसको झेलने की आपको क्षमता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा इंट्राडे में खेल ही यही इसी चीज़ का है, ठीक है ना। आपने जो सोचा उसी को ऑपरेटर ने भापा और उसी को ऑपरेटर ने तोड़ा। अगर वो आप झेल सकते हो बड़े बड़े एसएल, तो आप इंट्राडे में आइए। अगर आप में हेजिंग की कैपेबिलिटी है, यू नो लोग बोलते हैं कि इंट्राडे में पैसा नहीं चाहिए, राइट, इंट्राडे में मार्जिन ले लिया आपने, लिवरेज ले लिया, काम हो गया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली इंट्राडे में ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि वो लिवरेज लेने के बाद जो ऑपरेटर आपको हैम्पर करता है एसएल ब्रीच करके, उस एसएल ब्रीच को कवर करने के लिए आपको फिर से पैसा लगाना पड़ता है, हेजिंग भी करनी पड़ती है, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक तो आपको हेजिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी नहीं बता सकता, कल को अगर मैं मान लो टारगेट दूँ बजाज फाइनेंस का इंट्राडे के लिए नहीं हिट हो, तो हमको फिर से उसमें डालना पड़ता है, राइट, ठीक ना। तो हेजिंग की उसमें इंट्राडे में भी पैसे की ज़रूरत दोस्तों पड़ती है। और दूसरा ये ओपिनियन मेरा होगा कि अगर आपको इंट्राडे में करना ही है तो आप कुछ ऐसे सेक्टर्स चूज़ करिए, जो सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, एवरग्रीन है,
और जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा, बिकॉज इंट्राडे करना तो वॉलेटिलिटी तो चाहिए ही आपको, बिना वॉलेटिलिटी के तो इंट्राडे होगा नहीं, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। ये कम से कम 1 से 2% का स्विंग तो होना मांगता है नहीं। अगर वो नहीं होता तो फिर मतलब ही नहीं इंट्राडे करने का, राइट। फिर बात है कि आपको इंट्राडे में और सशक्त कैसे बनना है। तो इंट्राडे में देखिए, एक तो आप है ना जो मैनिपुलेटिव स्टॉक्स हैं उनमें कभी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मैनिपुलेटिव में कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है और आप कभी उसको जज नहीं कर पाएंगे। हर स्टॉक का मैनिपुलेशन का पैटर्न अलग होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपने एक ऑपरेटर को समझा, दूसरे ऑपरेटर का माइंड अलग होता है, तीसरे ऑपरेटर का माइंड अलग होता है। तो आप अच्छे में करिए, ठीक है ना। जैसे इन्फोसिस है, इंट्राडे वहाँ करिए, या अगर इन्फोसिस बहुत बड़ा हो गया तो आप कुछ छोटे मोटे में भी कर सकते हैं, HUL में कर लीजिए, या फिर और इससे भी सन फार्मा हो गया, इनमें कर लीजिए, राइट। तो इंट्राडे के लिए आप ऐसे स्टॉक्स वगैरह चूज़ करिए। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट है कि कौन से आप स्टॉक्स चूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स वगैरह में, जिसके लिए भी लोग मानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैं जाते जाते उसके बारे में भी एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस और वगैरह उसमें हमको क्या करने हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के लिए हमको क्या करने हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस के सबसे पहले देखिए, आप ऑप्शन की चेन होती है, ठीक है ना। मैं सिर्फ मनी कंट्रोल का पेज ला रहा हूँ ताकि आपको फील लगे कि ये स्टॉक मार्केट का चैनल है और हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ आप मेरा फेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ऑप्शंस की आप जो भी चेन सीरीज़ वगैरह देखते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है ना, किस प्रीमियम पे क्या हो रहा है, कितनी कॉल पुट लगी हुई, कितनी कॉल ऑप्शंस की वो लगी हुई है, स्ट्राइक कितनी राइटिंग्स है, कितनी पुट लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो सब आपको तो देखनी है ही, ठीक है ना। प्लस आपने देखा होगा कि वो सब देखने के बाद भी लोगों को लॉस हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज एट द एंड दोस्तों रिजल्ट वही रहता है, मैनुपलेशन मैनुपलेशन मैनुपलेशन। लोग अपना उन लोगों का प्रीमियम खाने के लिए भी ऑपरेटर बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में अगर फिर भी आपको करना ही है, करना ही करना है, तो पहले ना उसका उसका भी एक बिहेवियर समझिए, क्योंकि देखो ऑप्शन पे मैंने इतना रिसर्च किया नहीं है कि वहाँ का कैसा क्या रहता है, ठीक है ना। कब दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि एट किस लेवल पे ना ऑपरेटर बैठा रहता है आपके पैसे खाने के लिए। तो दोस्तों कमाने का यही तरीका ऑप्शन इंट्राडे में कि आप ऑपरेटर के साथ साथ कमाएं। ऑपरेटर के अगेंस्ट जाके कोई भी नहीं कमा सकता, वो भली इक्विटी कैश हो, भली इंट्राडे हो, भली ऑप्शंस हो। अगर आप ऑपरेटर के महामहिम के अगेंस्ट हो गए, ऑपरेटर महामहिम है, ठीक है, उनके अगेंस्ट हो गए, तो वो आपको कमाने नहीं देंगे दोस्तों। तो कमाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है दोस्तों, या तो आप ऑपरेटर जहाँ बहुत कम ऑपरेटर की प्रेजेंस हो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ऑपरेटर है ही नहीं, ऑपरेटर की प्रेजेंस कम हो वहाँ इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको वॉलेटिलिटी अच्छी चाहिए और आपको थोड़ा स्विंग चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको ऑपरेटर के साथ साथ कदम मिला के चलना होगा, ठीक है ना। जैसे अब ऑपरेटर का अगर मान लो करोड़ों में कमाता है तो आपको हज़ारों में कमाने देगा, बट आप उनके साथ साथ हज़ारों में कमा सकते हैं, राइट। तो बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और कल जो मैंने आपको पिक्स बताए हैं, ठीक है ना, कल रिलायंस का भी अच्छा रहेगा। मैंने बताया कल रिलायंस बूम करेगा, और मैंने काफ़ी सारे दे दिए अब आपको, रिलायंस, एशियन पेंट, ठीक है ना, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ये सब टॉप पिक रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या ओपिनियन रहेगा उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए आप मेरे आने वाली वीडियोस देखें, और अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने पिक बताए हैं वो बड़े सेफ पिक है, ठीक है ना। अगर आप में उसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने के लिए गए और फंस भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो एपिसोड नंबर 4 आएगा जिसमें हम ग्राफ के बारे में भी देखेंगे, कि जैसे मैं कभी बोलता रहता हूँ कि मुझे कैंडल स्टिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ग्राफ से कैसे क्या सीखते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ के अलावा भी जो क्या फंडामेंटल्स होते हैं, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, और बैलेंस शीट में हमको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ क्या नहीं पढ़ने की हमको ज़रूरत है। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, ठीक है ना, हमें स्टॉक मार्केटिस्ट बनना है, ठीक है ना, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब मैं आप ये जो भी ज्ञान है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैं अगले एपिसोड में देने वाला हूँ। तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइन ऑफ।